आज हम लोग लेके आए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के समरी लेक्चर का डिस्कशन। पेपर से पहले रिवाइज करना है एक बार, हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज करने हैं, तो उसके लिए समरी लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे। गेम ये है कि ये लॉस जनरली नाइट्रोजन और फास्फोरस के कुछ डायरेक्ट कंबाइनिंग ऑक्साइड्स में फॉलो नहीं होता है, ये हमको याद रखना चाहिए। ये पहले चार लॉस का हमको एज इट इज कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है अनटिल अनलेस स्पेसिफिक बोल दिया क्वेश्चन में कि यार ये लॉ अगर सच है तो कैलकुलेट करो, तो तब कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज इन लॉस का हम कहीं यूज नहीं करेंगे। तो इन दोनों के ऊपर ही हमसे सवाल पूछता है, तो अगर कभी कैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें जितना डेटा आना चाहिए था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती नहीं है। जो चैप्टर को इतने सारे लेक्चर लगे, हम यहाँ पे बस उसको रिवाइज कर रहे हैं पूरे को। मेक श्योर आप इसको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद देख रहे हो। Alright, so hello everyone, क्या हाल चाल भी आप सब लोगों के? This is निखिल सर। आज हम लोग लेके आए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के समरी लेक्चर का डिस्कशन। तो हाँ, फाइनली बहुत सारी डिमांड के बाद लेक्चर इज हियर। तो इसमें यार फिर से मैं आपको आई थिंक एटॉमिक के टाइम पे मैंने वो बात बोली थी, मैं फिर से यहां पे बोल देता हूं कि समरी लेक्चर का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपने पूरे का पूरा चैप्टर इन डिटेल पढ़ा हुआ है। तब आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हो, क्रिस्प मतलब पेपर से पहले रिवाइज करना है एक बार, हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज करने हैं, तो उसके लिए समरी लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिट देंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है और पहली बार इस समरी लेक्चर को देख रहे हो तो सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए डिस्क्लेमर है, वार्निंग है, जो भी आपको समझना है कि पहले चैप्टर पढ़ना है फिर इसको देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता था मैटर। तो व्हाट इज मैटर हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। ऑक्युपाई स्पेस एंड जिसके पास क्या हो, एंड हैज मास, इसको बोलते हैं भैया मैटर। जैसे आप हो, मैं हूं, पेन है, कैमरा है, फोन है, ये सब चीजें कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और कुछ आपका इसके अंदर मास होता है, बस ठीक है। तो इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। जिसके पास ना स्पेस हो ना मैटर मास हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैटर, जो कि आपकी फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ये सब चीजें नॉन मैटर की कैटेगरी में आती हैं। अब मैटर को क्लासीफाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करा था, सॉलिड लिक्विड गैस के टर्म्स पे वो क्लासिफिकेशन करी थी। एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क प्रॉपर्टीज। बल्क प्रॉपर्टीज में अगर मैं मैटर को क्लासीफाई करूं तो हमारे पास दो तरह के आता है। एक आता है जिसको बोलते हैं मिक्सचर और एक आता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो दो तरह के हमारे पास आएंगे, एक आएगा मिक्सचर, एक आएगा प्योर सब्सटेंस। दोनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या इसका मतलब है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो मिक्सचर क्या होता है, यहां पे आ जाते हैं मिक्सचर। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, मान लो आपने चाय, पानी है, पानी के अंदर आपने कुछ चीनी घोल दी, दैट इज अ मिक्सचर, ठीक है। अब मान लो आपने मिट्टी ली, मिट्टी के अंदर आपने नमक डाल दिया, दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे चाय, पानी एक कंपोनेंट हो गया, नमक एक कंपोनेंट हो गया, तो आपने मिला दिया, तो दो मिला दिए। अब हो सकता है पानी के अंदर आपने नमक और लेट्स से हार्पिक डाल दिया, क्या बड़ा फर्क पड़ रहा है ना। तो एक से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन दो मिनिमम होने चाहिए। तो अगर यहां पे वही चीज लिखी है, इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस एंड ईच सब्सटेंस इज नोन एज कंपोनेंट। अ मिक्सचर इज अ मैटर दैट कैन चेंज द कंपोजिशन। जैसे पानी है, पानी के अंदर हमने बहुत सारा पानी लेट्स से नमक डाल दिया, तो नमक डालते चेंज कर दो कंपोजिशन। फिक्स होना है कि इतने पानी में इतना नमक डालना है, अपनी मर्जी है, जितना मर्जी डाल दो। हाँ, इसकी अपर लिमिट होगी, लेकिन लोअर लिमिट का तो ऐसा कोई हिसाब नहीं है। तो उसी तरह से अपन बोलते हैं दिस इज नोन एज मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं होमोजीनियस, एक होता है जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो दो तरह का हमारे पास मिक्सचर है, होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब होगा आई थिंक सेम, थ्रू आउट सेम, तो इसी को बात हैं व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो इट इज, अगर कंपोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है थ्रू आउट, मतलब यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे पानी के अंदर नमक डाला, अब ऐसा थोड़ा ना कि यहां पे ज्यादा नमक है, यहां कम नमक है, यहां कम नमक है, ऐसा नहीं है। अगर आपने जैसे यहां पे इन्होंने मिलाया हुआ वो क्या बोलते हैं, शुगर, तो अब शुगर आपके पास यूनिफॉर्मली, अगर आपने ऑब्वियसली मिक्स करा है तो यूनिफॉर्मली मिक्स होगी। यहां पे उतनी शुगर है जितनी यहां उतनी है जितनी है, तो शुगर आपकी फिक्स रहेगी। अमाउंट जो पूरा मिक्सचर का है वो सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो अगर यूनिफॉर्म रहता है उसको बोला जाता है होमोजीनियस मैटर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो जैसे शुगर प्लस वाटर। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस के लिए। जैसे आपने नमक डाला और साथ में मिट्टी डाल दी, तो नमक और मिट्टी मिला दोगे तो भैया वो क्या है, अब किसी जगह ज्यादा मिट्टी है, किसी जगह कम मिट्टी है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोजीनियस, क्योंकि वहां पे कंपोजिशन चेंज हो सकती है। तो अगर कंपोजिशन इज वेरिएबल एंड न्यू कंपोनेंट्स कैन आल्सो बी फाउंड इन सम पार्ट्स, मतलब वही है
कि आपके पास किसी तरफ ज्यादा किसी तरफ कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जैसे मिक्सचर में एक से ज्यादा कंपोनेंट है, तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगा। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर जो कैटेगरी है ये दो तरह का होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, एक होता है जिसको हम लोग बोलेंगे आपका कंपाउंड। तो एक हो गया एलिमेंट, एक हो गया कंपाउंड। एलिमेंट्स वो हैं जो आप लोग ऑलरेडी पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे देखे हैं आप लोगों ने, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह। तो ये सब क्या है आपका एलिमेंट, जिसमें एक अकेला आ जाता है। तो इफ द प्योर सब्सटेंस हैज ऑल द सेम टाइप ऑफ एटम्स इट इज कॉल्ड एलिमेंट। इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, इट कैन बी एटम। जैसे मान लो आपकी जिंदगी में हीलियम है, अकेला है, हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, मतलब एक ही एटम होना चाहिए, एक टाइप का एटम होना चाहिए। एटम एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन एक टाइप का होना चाहिए। सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। बात करते हैं कंपाउंड्स की, जैसे अब एग्जांपल है वाटर। अब वाटर के अंदर क्या है, एक से ज्यादा टाइप का एटम है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, आपका ऑक्सीजन आ रहा है, अमोनिया है, उसमें क्या है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक से ज्यादा एटम्स आ जाए, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। तो इसमें क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट से एक फिक्स मास रेशियो में रहते हैं, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। जैसे पानी आपके पास है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड्स के अंदर, अब ठीक है, ये हो गया कंपाउंड। अब आता है दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मोटे मोटे 6 लॉज है, ठीक है, ये हमारे सामने हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये सब एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये सब लॉज का फिर बताता हूं, ज्यादा यूज हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। आखिरी के 2 लॉज फिर हमारे काम के होते हैं। गेलो-सेक्स लॉ को हम लोग कंबशन में यूज करेंगे, एवोगाड्रो को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यूज करते हैं। पर हाँ, पहले इनको लॉ का बेसिक आइडिया ले लेते हैं क्या है। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो यही बोलता है कि मान लो अगर a प्लस बी से तुमको c प्लस डी मिलता है, तो इसका जो जितना भी मास होगा, लेट से इसका मास ma है और इसका मास लेट से mb है, तो ये मास आपस में क्या होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास आपस में बराबर होंगे। दैट इज मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ये कहां फेल होता है, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर मैं बात करूं तो ये जो लॉ होगा ये आपका फेल कर जाता है। फेल करने का मतलब ये है कि इसका कोई भी ईमान धर्म नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते हो तो वहां पे जरूरी नहीं है कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का मास हो, इट विल वेरी, ठीक है। वो क्यों होता है वो हम लोग 12th में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास पानी है, अब ये पानी तुमने लेट से खूह से उठाया, वेल बोलते हैं, लेट से तुमने नाली से उठाया, ठीक है, लेट से तुमने बिस्लेरी की बोतल से उठाया, लेट से तुमने इसको आरओ से उठाया, कहीं से भी पानी उठाओ, पानी के अंदर क्या होगा, H2O होगा। मतलब आपका ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। मतलब ये मास रेशियो जो होगा ये फिक्स रेशियो में रिएक्ट करता है, कहीं से भी उठा लो। तो इररिस्पेक्टिव कहां से बनता है, उसके कंपाउंड का जो रेशियो रहेगा इसके एलिमेंट्स का, वो आपस में फिक्स रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कहां फेल करता है, इट विल, एक तो रिवर्स स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, ये कभी भी सही नहीं होगा कि अगर किसी का रेशियो फिक्स्ड है तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वाटर हो, इट माइट डिफर। एंड दूसरा, इन केस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स लॉ विल फेल। आइसोटोप्स कहीं भी है, जितने भी है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, रेसिप्रोकल आगे आने वाले, सब में आपका आइसोटोप्स का केस में वेरी कर जाता है, ये लॉ वहां पे चेंज होगा, ठीक है। तो आइसोटोप्स में कोई भी लॉ आपका फॉलो नहीं होगा, इसलिए हम लोग इन लॉज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, मान लो आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो 2 एलिमेंट लेने हैं, 2 एलिमेंट लो, जैसे हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। अब 2 एलिमेंट के आपके पास मल्टीपल कंपाउंड्स होने चाहिए। जैसे मान लो H2O हो गया, H2O2 हो गया, इस तरह से है। तो इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए, अब इनके मल्टीपल कंपाउंड्स उठाए, जैसे यहां पे वाटर H2O ले लिया, तो ये बोलता है कि अगर आप इनका रेशियो निकालते हो मासेस का, जैसे इसका रेशियो लो आप लोग, कितना आ रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है। इसमें रेशियो देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये कहता है अगर एक का मास फिक्स कर दोगे आप, जैसे मैंने इसका मास फिक्स कर दिया, तो आपको जो बाकी दोनों का रेशियो लोगे ना, कितना आ रहा है, 16:32, तो ये कितना आएगा, 1:2। तो ये बोलता है ये एक इंटीजर रेशियो में रहेगा, फिक्स होल नंबर रेशियो आप बोल सकते हो, उसके अंदर रहेगा। दैट इज देयर रेशियो विल बी स्मॉल होल नंबर्स। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। अगेन इसके लिमिटेशन क्या है, आइसोटोप्स के केस में फेल कर जाएगा, इन केस ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स इट फेल्स, एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जैसे आपका ये है,
ये हम लोग 12th में देखेंगे सॉलिड स्टेट में। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड जिसमें स्टोइकियोमेट्री फॉलो नहीं होती है, उन केस के अंदर भी ये जो लॉ है ये आपका वैलिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें लेने होते हैं 3 एलिमेंट्स। ठीक है, आपने 3 एलिमेंट्स उठा लिए, जैसे एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंपाउंड बनता है आपका H2O, कार्बन ऑक्सीजन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन से बनता है आपका मीथेन। ठीक है, अब आप क्या करो, इनके रेशियो लिखो। तो मुझे दिख रहा है 12 ग्राम कार्बन के पीछे 4 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है, इसी तरह से 12 ग्राम कार्बन के पीछे आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, इसी तरह से 2 ग्राम हाइड्रोजन के पीछे आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये बोलता है किसी एक का मास फिक्स कर दो। जैसे मैंने इसका मास, कार्बन का मास मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं, इन दोनों का कितना आ रहा है भाई, ये 4:32, दैट इज 1:8। ये रेशियो आ गया। कहता है ये वाला रेशियो, ये जो रेशियो लिया और इनका यहां का रेशियो, ये कितना आ रहा है, ये भी 1:8। तो ये लॉ बोलता है ये दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे, ये जो 2 रेशियो हैं ये आपस में सेम होंगे या मल्टीपल में होंगे, इंटीजर होल नंबर मल्टीपल में होंगे। ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है। गेम ये है कि ये लॉ जनरली नाइट्रोजन और फास्फोरस के कुछ डायरेक्ट कंबाइनिंग ऑक्साइड्स में फॉलो नहीं होता है, ये हमको याद रखना चाहिए। उसके अलावा आपका इसके वही लिमिटेशन वही है कि ये जो आपके आइसोटोप्स है इसमें ये लॉ वगैरह जो है फॉलो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब आते हैं आपका, ये सारे लॉस कंप्लीट हो गए, 2 लॉज और है वो आगे जाके देखेंगे। पर हां, ये पहले 4 लॉस का हमको एज इट इज कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, अनटिल अनलेस स्पेसिफिक बोल दिया क्वेश्चन में कि यार ये लॉ अगर सच है तो कैलकुलेट करो, तो तब कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज इन लॉस का हम कहीं यूज नहीं करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके लिए हमारे पास मूल कॉन्सेप्ट आता है। मूल कॉन्सेप्ट या स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, बेसिकली केमिकल्स की जो केमिकल इक्वेशंस हैं उसकी मैथमेटिक्स। जो भी आपके पास इक्वेशन है, लेट्स से मेरे पास A+B मेरे को देता है C+D, तो यार कितना ए, आपको मैं कुछ अमाउंट ए दे दूं, आप उससे ये बता दो कि बी कितना बनेगा, बी कितना रिएक्ट करेगा, सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको मूल कॉन्सेप्ट सिखाता है, आपको स्टोइकियोमेट्री सिखाती है। कायदे से 2 पार्ट का चैप्टर है, एक मूल कॉन्सेप्ट, एक रिडॉक्स। रिडॉक्स बाद में आएगा, अभी मूल कॉन्सेप्ट करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, आते हैं अब इसके लिए मोल जानना होता है। मोल क्या होता है, मोल इज जस्ट अ नंबर। पहली बात तो इट इज जस्ट अ नंबर, और किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लो मेरे पास 1 मोल बनानास है तो वो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनानास हो जाएंगे। तो इस तरह से चलता है। तो मोल इज यूनिट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ये जितने भी आयंस वगैरह हैं ये बहुत बड़े नंबर में आते हैं, ये बहुत ही मतलब एक्सट्रीम बड़ा नंबर है ये। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर जो मोल है बार बार दिखता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। अगेन इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Na, जिसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एंड इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं करेगा, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, अब आते हैं मोल के अंदर, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले लिखते लेते हैं। कभी भी जिंदगी में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इट इज गिवन एंटिटीज जो भी आपको दे रखा है, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अपॉन एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट आता है एक्चुअल एटॉमिक मास। तो एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है, रियल मास ऑफ द एलिमेंट्स जो ग्राम में आप एक्सप्रेस करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रियल मास होता है 1, आप 1 लिखते हो लेकिन 1 इंटू ऐसे लिख दो, जैसे 1 इंटू दिस इज 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये आता है आपका हाइड्रोजन का मास। इसी तरह से अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये आता है 12 इंटू 1.6667 लिख सकते हो इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये जो रियल मास होता है एटम्स का, अगर आप उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एटॉमिक मास। ठीक है, अब आगे आता है रिलेटिव। अब देखो इसी मास को, ये जो मास है, अब आप देखोगे इसके अंदर ना ये टर्म आपको बार बार दिख रही है, ये वाली टर्म, ये टर्म बार बार दिख रही है। तो इस टर्म को ना हम लोग प्यार से लिख देते हैं यू। तो अगर मैं इस टर्म को u लिख दूं तो हम लोग इसको लिखते हैं 1u। 1u क्या है, 1.676 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग इससे रिप्लेस कर, क्योंकि ये टर्म बार बार दिख रही है।
तो अगर यहीं पे मैं हाइड्रोजन का निकालना चाहता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 1, इस पूरे को लिख दो u, तो ये 1u हो गया। ऐसे ही अगर मुझे कार्बन का लिखना है तो ये कार्बन का लिखते, ये तो हाइड्रोजन का हो गया। ऐसे मान लो मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है कार्बन का, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12u। ठीक है, तो ये आपका इनके रिलेटिव एटॉमिक मास आ गए। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है तो आपको रियल वाले को बेसिकली आपको क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को ना u से रिप्लेस कर दिया करो, तो तुम्हारा आंसर आ जाता है। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रियल में क्या है, ये जो मास निकल के आता है, ये जो वैल्यू है, ये एक्चुअली वैल्यू किसकी होती है, दिस इज ऑफ 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप, इसका ये मास होता है। तो ये जो 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप का मास होता है, ये वैल्यू होती है आपकी u की। ठीक है, u को बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो इस वैल्यू को क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है, तो हम लोग उसी के रिलेटिव इसको वे कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको प्यार से हम लोग RAM से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव वेट ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। तो वो मैंने बता दिया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि सोडियम है, इसका दोनों निकालो, आम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसी को अगर मैं u से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इसका आम हो गया। ठीक है, दिस इज आम। अब मुझे क्या करना है, इसका राम निकालना है। तो अगर मुझे इसका राम निकालना है तो कैसे होगा, उसको u से रिप्लेस कर दो, तो 23u लिख दूंगा तो ये इसका राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये u को ना हम लोग पहले के टाइम पे AMU लिखा करते थे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो चाहे अगर u लिखा हो चाहे AMU लिखा हो, ये दोनों एक ही बात होती है। u को हम लोग बोलते थे यूनिफाइड मास। ठीक है, अब लेटेस्ट में हम लोग यूनिफाइड मास यूज करते हैं। पहले के जमाने पे ये जो होता था AMU, इसको बोला जाता था आपका एटॉमिक मास यूनिट। बात एक ही है, एटॉमिक मास यूनिट, बात वैसे बराबर ही है, इसमें कोई खास चेंज है नहीं। ठीक है, अब आते हैं, तो ये हो गया। अब अगर मान लो हमें नंबर ऑफ मतलब कभी हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, ये फॉर्मूला आता है यहां से नंबर ऑफ एटम्स का, तो वो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है गिवन मास, जो u में दिया होना चाहिए, गिवन मास ऑफ एटम्स, ये दे रखा होगा आपको इन u, ये u में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं किसमें होता है, ये आपका आंसर होता है u में। तो दिस इज गिवन इन u, तो ये आपका फॉर्मूला बैठेगा RAM का, इसको अपन को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब जैसे कुछ आपके पास आइसोटोप्स हैं, जैसे मान लो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है। अब इसकी ना कुछ परसेंटेज, जैसे मान लो ये नेचर में 75% मिलता है, ये नेचर में 25% मिलता है। तो गेम ये है कि आपकी जिंदगी में जो एलिमेंट्स जो हम लोग को लगते थे अकेले हैं, अब वो मल्टीपल रूप में मिलते हैं। तो उसके लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं। बिकॉज मैं क्लोरीन का मास ना ही 35 बोल सकता हूं ना ही 37 बोल सकता हूं, तो मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे, तो दिस इज योर बेसिकली परसेंटेज वन इंटू मास, ये जो भी मास दे रखा है 1 प्लस परसेंटेज 2 इंटू मास 2 डिवाइडेड बाय टोटल, दैट विल बी 100। ठीक है, ये टोटल परसेंटेज आ जाती है जो 100 आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके एवरेज एटॉमिक मास का, कब 2 आइसोटोप ऐसे लिखोगे, 3 होंगे तो परसेंटेज ऐसे इस तरह से ये चलता जाएगा, नीचे तो हमेशा टोटल परसेंटेज आपकी 100 ही रहती है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला इस केस में बन जाएगा। तो इसके बारे में बात करी हुई है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, हम लोग इसके लिए यूज करते हैं बिकॉज आइसोटोप्स का एवरेज निकालना आपके लिए आसान होगा। अब इसकी एक दो बातें मैं बता देता हूं जब आप आंसर निकालते हो। जैसे अगर क्लोरीन के केस में आप अप्लाई करोगे ना, तो ये आंसर आएगा 35.5u, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, बिकॉज इसका 37u है, इसका 35u है। अब ये जो आंसर होता है, इसकी दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी ये आंसर उसकी तरफ ज्यादा क्लोज होगा। जैसे 35 के ज्यादा नजदीक है बिकॉज उसकी परसेंटेज ज्यादा है। एक बात ये, ठीक है, कि किसके पास होगा, ये लिख दो, ये 35 के पास होगा। तो 35 के पास होगा, क्यों, बिकॉज 35 की परसेंटेज क्या है, ज्यादा। दूसरी बात, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, 37 और 30, जो भी सबसे कम वैल्यू है और जो सबसे ज्यादा वैल्यू उनके बीच की वैल्यू होगी। ये दो बातें इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, वही चीज यहां लिखी हुई है, एवरेज एटॉमिक मास विल ऑलवेज लाई बिटवीन टू एक्सट्रीम मास वैल्यूज एंड फाइनल एवरेज मास विल बी क्लोजर टू द आइसोटोप हैविंग मैक्सिमम परसेंटेज। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसके वो ज्यादा नजदीक मिलेगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। और अगर ये आपको रख लिया है तो अब आते हैं एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास पे। व्हाट इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास।
जैसे जैसे एटम के मासेस है ना, अब अगर मॉलिक्यूल आ जाए एटम की जगह तो उसको एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास बोल देते हैं। तो रियल मास ऑफ द मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का आम निकालना तो कितना आ जाएगा, इट इज बेसिकली 71, दो आ रहे ना तो एक 35। इसको कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है, आपको एक्चुअल एटॉमिक मासेस का समेशन करना है। तो यहां पे एक क्लोरीन का 35 होता, 35 इंटू दैट, अब दो क्लोरीन का कितना हो जाएगा 71, तो 71 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसी तरह से अगर इसी को अगर मैं वो करूं, ये यू से रिप्लेस कर दूं, तो जब मुझे इसको यू से रिप्लेस करना है, तो जब मैं इसको यू से रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, वो कितना आ जाएगा ऑफ क्लोरीन, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 71 यू। तो अगर आप उसी मास को रिलेटिव स्केल में रिप्रेजेंट करो तो वो आपका रिलेटिव बन जाता है, जैसे एटॉमिक में बनता था वैसे मॉलिक्यूल में बन जाता है। तो उसी को बोला जाता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। द मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो वही है, अगर जैसे क्लोरीन का मैं जानता हूं, एक क्लोरीन का अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालूं तो वो कितना होता है, ये आता है आपके पास 35.5 यू, है ना। तो अगर मेरे को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है पूरे क्लोरीन का, तो ये कहता है बस इसी को इंटू 2 कर दो, तो आएगा 35.5 यू इंटू 2, कितना आ जाएगा 71 यू। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। दैट इज बेसिकली जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, इट इज जस्ट समेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ये आपका अगला फॉर्मूला बन जाता है, यस और नो। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो इसका निकालना है तो क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 4, तो ये पूरा आ जाएगा यू में। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 98 यू। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर मासेस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला बता देते हैं। तो अगर कभी जिंदगी में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, कभी निकालने हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर वही वाली बात है, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उसका आपको टोटल मास देगा यू में। आप उसको क्या करोगे, आप उसको डिवाइड कर दोगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो भी मॉलिक्यूल आपका है उससे, और ये भी आपका किस में होगा, ये भी आपका यू में होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पॉज। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मोलर मास। अब मोलर मास का मतलब होता है कि किसी भी चीज के एक मोल का मास, अगर मान लो मेरे को हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास निकालना है तो उसका क्या हो जाएगा, इट विल बी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह से मान लो H2SO4 के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2SO मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसी तरह से रहता है। दैट इज आपके पास, जैसे एग्जांपल लेता हूं, पहले तो ये क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे हो गए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात करी, उसको बोलते हैं मोलर मास। अब गेम ये है, जैसे अगर मैं बात करता हूं लेट्स से हाइड्रोजन, पहले मैं एटम की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन एटम, तो अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे, मोलर मास दोनों का हो सकता है, जैसे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कितना होगा, सीधी सी बात है, ये होगा आपका जितना उसको, जैसे एक हाइड्रोजन एटम अकेला होता है तो 1 होना चाहिए, 1 के साथ आप सिर्फ ग्राम लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम का मोलर मास। अगर मान लो मुझे मॉलिक्यूल का निकालना है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी योर 2 ग्राम्स, क्योंकि यहां पे कितना आ रहा है, 2 निकल रहा है। तो बेसिकली जो पहले यू में निकलता था, अब वही चीज को अगर यू हटा के ग्राम कर दोगे तो वो इसके मोलर मास होता है। वही चीज यहां लिखी है, बिकॉज अगर मैं निकालूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना आता था, ये 1 यू आता था। इसी तरह से अगर मैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 निकालता हूं, ये कितना आ रहा था, ये 2 यू आता था। तो उसको देखते अगर आप देखो तो यू को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास मोलर मासेस आ जाएंगे। एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, जैसे यहां पे मॉलिक्यूल के हिसाब से डिफाइन करा है। आप ऐसे इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एंटिटीज कर दो, इसको एंटिटीज कर दो तो दोनों डेफिनेशन कवर हो जाएंगी, बिकॉज आयंस भी हो सकता है कल को। यस, तो इन ग्राम्स। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकालना है, तो एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी गिवन मास ऑफ द एंटिटी, जो भी एंटिटी है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब जो भी एंटिटी है आपके पास है, ये आपके पास अगला फॉर्मूला बन गया, दैट इज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑलरेडी 2-3 फॉर्मूले हमने कर लिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये आ गया हमारे पास। आगे आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या रहेगा, बेसिकली जैसे मान लो ऐसे लिखा है 1 ग्राम एटम ऑफ लेट्स से हीलियम लिखा है, तो इसका मतलब होगा ग्राम एटम जहां भी लिखा है
आप इसको बस मोल से रिप्लेस कर दो। इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ हीलियम। एटम लिख सकते हो, मॉलिक्यूल लिख सकते हो। यहाँ पे एटम है तो ये एग्जांपल बेटर होता है, हाइड्रोजन ले लो आप, ठीक है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो जैसे मान लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा है, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, इसका मतलब होगा हाइड्रोजन एटम लिख देता हूं, इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम आपके पास बैठा हुआ है, तो बेसिकली जहां ग्राम एटम दिखेगा वहां आपको मोल से रिप्लेस करना है। सिर्फ इतना इंटरचेंज आपको ध्यान में रखना है। ग्राम एटम मतलब 1 मोल, एटम है तो वहां पे लास्ट में एटम्स आ जाएगा। इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लो यहां पे मैं लिखता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, ग्राम मॉलिक्यूल की जगह पे आपको मोल लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका मतलब हो जाता है। ये पुरानी डेफिनेशन होती थी, आज हम लोग इतना भी इसको लेटेस्ट वे में इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स। अगर आपको कभी जिंदगी में एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा बताता हूं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसका फॉर्मूला होता है, इसके मोल्स दे रखे होंगे तो मोल्स ऑफ 1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2 इंटू मोलर मास ऑफ 2 सो एंड सॉन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो जैसे n1 प्लस n2 प्लस ये सो एंड सॉन, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का। तो अगर आपको मोल्स दे रखे हैं और आपको मोलर मासेस पता है, आप उसको मल्टीप्लाई करके ये एवरेज वेट निकाल सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। अब आती है दो कंडीशन, दैट इज एसटीपी एंड एनटीपी। अगर मैं बात करता हूं एसटीपी की, तो एसटीपी में जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये होता है 1 बार, एंड जो टेम्परेचर होता है ये आपका निकल के आता है 0 डिग्री सेल्सियस, या बोल सकते हो 273 केल्विन। इन दोनों, ये आपका क्या हो गया, एसटीपी का कंडीशंस हो गई। इसी तरह से आपके पास एनटीपी कंडीशन आती है, यहां जो प्रेशर रहता है वो 1 atm रहता है, और जो टेम्परेचर रहता है वो सेम रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, यहां बोल सकते हो 273 केल्विन। ये आपका एनटीपी का कंडीशंस होगी। कंडीशंस याद रखोगे, आगे जाके काम आएंगी। मेन चीज होती है, हमको मोलर वॉल्यूम से मतलब है कि एक मोल गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो आपकी मोलर वॉल्यूम होती है। कंडीशन ये है कि जो इसको ना हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बार से, या फिर आप वी बार एम से, या आप वीएम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आइडिया ये है कि अगर मैं बात करता हूं मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी, तो इसकी वैल्यू याद रखनी है, ये होती है 22.4 लीटर पर मोल। और इसी तरह से अगर मेरे को मोलर वॉल्यूम निकालनी है एसटीपी की, तो ये वैल्यू आती है 22.7 लीटर पर मोल। जब तक बता नहीं रखा तब तक आपको यही वैल्यू लेनी है। अगर कुछ क्वेश्चंस में जनरली अज्यूम कर लिया जाता है कि ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में जनरली दिया होता है तभी करना, या फिर आंसर ना आए। ठीक है, अदरवाइज दिस इज द फाइनल कि आपकी ये वैल्यूज रहती है एनटीपी और एसटीपी की। ठीक है, अब आता है क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो अब अगर मान लो को मोलर वॉल्यूम निकालनी है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स का आखिरी फॉर्मूला आ जाता है। अगर मैं अभी एनटीपी के रिस्पेक्ट में बोलूं तो इट इज गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये मोलर वॉल्यूम। अब हो सकता है अगर मैं एसटीपी के टर्म्स, एनटीपी के टर्म्स में बोलूं तो फॉर्मूला बन जाएगा गिवन वॉल्यूम, अब ये लीटर में मैं लिख लेता हूं, तो लीटर में, एंड मोलर वॉल्यूम भी आपको लीटर पर मोल में निकालनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा गिवन वॉल्यूम इन लीटर, और इसको डिवाइड कर देंगे आप 22.4 लीटर पर मोल से, अगर एनटीपी पे है। और अगर यही फॉर्मूला एसटीपी पे लगाना हो तो ये आ जाता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, ये हो गया लीटर में, डिवाइडेड बाय एसटीपी पे 22.7 लीटर पर मोल आपका फॉर्मूला रहता है। ये आपके पास अगला फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, इसी के ऊपर आ जाता है आपका, अब इसके सब कुछ डाल डूल के हम लोग के पास जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, दैट इज, इसको बोलते हैं वाई। बेसिकली यहां से आप क्या कर सकते हो, जितने फॉर्मूले करिए, अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूले कर लिए, उसको आप वाई मैप के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप एन से मल्टीप्लाई करोगे मोल्स को तो नंबर ऑफ एंटिटीज बन जाती है, एंटिटीज को एन से डिवाइड करोगे तो मोल बन जाता है। मोल, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास बन जाएगा, मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 होगा तो वॉल्यूम आ जाएगी, वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करोगे तो मोल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला बनता है, ये वाई मैप रहता है। जितने फॉर्मूले मैंने कराए वो सारे इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं 2-3 चीजें, दैट इज, एक आता है जिसको बोलते हैं मोल परसेंटेज। कुछ नहीं है, जैसे मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है जिनके मोल्स दे रखे हैं, जैसे मान लो n1 मोल्स है एक के, उसका मोलर मास m1 है। ठीक है, अब उसका मोल्स ही देखना है, मोल परसेंटेज, तो एक के n2 मोल्स है। तो अगर मान लो मेरे को मोल परसेंटेज ऑफ 1 निकालनी है, मोल परसेंटेज ऑफ n1, तो कितना आ जाएगा n1 अपॉन टोटल मोल्स, n1 इंटू n2,
इनटू आपका 100%, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मोल परसेंटेज का। कभी जिंदगी में आपको मोल परसेंटेज निकालनी है तो जो मोल्स दे रखे हैं उसका डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू आप 100% कर सकते हो। तो मोल्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जो भी आपको निकालना है अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज आपको मास दे रखे होंगे, जैसे मान लो एक मास M1 दे रखा है, एक का मास M2 दे रखा है। तो अगर कभी जिंदगी में मास परसेंटेज निकालनी है तो इट इज बेसिकली मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है मास ऑफ एलिमेंट उसका टोटल मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख दो, टोटल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपाउंड्स, टोटल मास इसको इंटू 100% कर लो। जैसे अगर इन दोनों के लिए निकालना तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू 100%। यहां से टोटल हटा दो, बात वही होती है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है, आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा। कभी भी जिंदगी में मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, तो मोलर मास को आप 2 से डिवाइड कर देना तो वो क्या हो जाता है, वो वेपर डेंसिटी हो जाता है। तो वेपर डेंसिटी एक फैंसी तरीका होता है ये बताने का कि जो मोलर मास दे रखा है उसको आपको सिर्फ मतलब इनडायरेक्टली देने का तरीका। वेपर डेंसिटी दे देगा तो इंटू 2 करोगे तो मोलर मास आ जाएगा, या वेपर डेंसिटी चाहिए मोलर मास बाय 2 करोगे तो वेपर डेंसिटी आ जाती है। तो ये आपको बस फैंसी तरीका परेशान करने का, और इसमें कुछ होता नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास CH3COOH है, ठीक है, ये है मेरे पास। अब इसके अंदर आपको एग्जैक्ट एटम्स पता है, जैसे 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एग्जैक्ट एटम्स जो बता दे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो बता देता है वो आपको उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमको पता लग जाता है। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसी को अगर मैं देखूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, C2, ये देखना C2H4O2। अगर मैं इसके अंदर से ट्रू देखूं तो कॉमन आ रहा है ट्रू, ये आपका क्या है अभी तक, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। लेकिन अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं सारे नंबर को, तो मेरे पास क्या आ रहा है, C1H2O1। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो क्या बताता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बताता है रेशो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स का आपको रेशो बता दे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला था। इन दोनों के ऊपर ही हमसे सवाल पूछता है कि आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर कभी कैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो ये दे रखा है, तो सबसे पहले क्या किया करो, हाइड्रोजन दे रखा है आपको 4.07, जो भी परसेंटेज दे रखी है डिवाइडेड बाय द उसका मोलर मास, एटॉमिक मास आ गया। कार्बन दे रखा है आपको कितना, 24.27, उसका मास होता है 12। एंड क्लोरीन दे रखा है आपको 71.66, उसका मास होता है 35.5। आपको पहले तो ये यहां से क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। तो यहां से आप निकालोगे तो 4.07, यहां से निकालोगे तो समथिंग 2.03, क्लोरीन भी आपका 2.03 के आसपास आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दो सबको। तो यहां से हाइड्रोजन 2 आ रहा है, कार्बन 1 आ रहा है, क्लोरीन 1 आ रहा है। तो ये जो निकल के आता है इसको हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के आप क्या करेंगे, एम्पिरिकल मास निकालेंगे, जो कि कितना होगा, कैलकुलेट कर लो। 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 प्लस कार्बन है 1 12 प्लस क्लोरीन है 35.5। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दिस इज 49.5। ये आपका आ गया एम्पिरिकल मास। आपको क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा होगा टोटल, तो आप क्या करेंगे, नंबर n निकालेंगे, जो क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। सॉल्व करेंगे तो 99 बाय 49.5, दिस इज कमिंग आउट एज 2। एंड लास्ट में अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो इट इज जस्ट n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे यहां पे N2 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला था H2CCl, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा H4C2Cl2। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में अंदर अब हम लोग रियल में कैलकुलेशंस करेंगे कि एक बैलेंस इक्वेशन हमको दे रखी है, और बैलेंस इक्वेशन को यूज करके हमको, जैसे जनरली रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे देगा, कुछ भी दे देगा आपके हिसाब से। जैसे मान लो मेरे को 2A प्लस 3B, ये मेरे को दे रहा है 4D प्लस E, इस तरह से दे रहा है। तो आपको अगर एक की भी इंफॉर्मेशन लेट्स से गिवन है, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप सबकी इंफॉर्मेशन निकाल पाओ। एक की इंफॉर्मेशन देखिए, बाकी सबकी इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, इसी को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। इसी की कैलकुलेशन अब हमको देखनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होगा कि जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन हो, ओनली 1 रिएक्टेंट गिवन। एक तो ये क्वेश्चन होते हैं, तो इसके तो बड़े आसान होते हैं, डायरेक्टली आप यूनिटरी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी पूछ लेगा, इसकी पूछ लेगा या इसकी पूछ लेगा, वो बहुत आसान है। तो ये केस 1 हो जाता है हमारा, ठीक है।
तो वही यहां पे लिखा है, दैट इज व्हेन इंफॉर्मेशन वन इज गिवन। अब आता है इसके अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है गेलो-सैक्स लॉ। गेलो-सैक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपकी जिंदगी में सभी गैसेस, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन गैस, ये मिलके बना रहा है आपका इट इज गोइंग टू फॉर्म योर अमोनिया गैस, तो 2 अमोनिया गैस। तो ये कहता है अगर सब रिएक्टेंट और गैस जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो रिएक्टेंट जो हैं और प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो गैसेस हैं और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो आप जो चीज मोल में लिखते थे, जैसे मान लो यहां पे मैंने 3 मोल लिखा, जैसे मान लो यहां मैंने 1 मोल लिखा, जैसे मान लो यहां मैंने 2 मोल लिखा, तो ये कहता है कि जो भी चीज आप मोल में लिखते हो उस चीज को आपको किस में लिखना है, उस चीज को आपको लिखना है वॉल्यूम में। आप लिख सकते हो लीटर में लिख लो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 लीटर नाइट्रोजन, आप ऐसे लिख सकते हो ये, और क्या देगा आपको, 2 लीटर आपको अमोनिया दे देगा। आप लीटर लिख लो, चाहे आप मिलीलीटर लिख लो, चाहे कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपका गेलो-सैक्स लॉ होता है। आप इस तरह से इसके ऊपर सवाल हमारे पास है वो कर सकते हैं। फिर आता है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपको एक इक्वेशन बता देता हूं डायरेक्ट, कि कोई भी जनरल हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, तो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कभी भी आपको रिएक्ट करना है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाना, ठीक है। तो अगर आप ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करते हो तो जनरल इक्वेशन इसकी ये आती है, x + y/4 ऑक्सीजन, ये आपको देता है x कार्बन डाइऑक्साइड और y/2 वाटर। तो ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऑब्वियसली क्वेश्चंस के लिए आपको नॉर्मल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे कि आपको जनरल हाइड्रोकार्बन पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, तभी आप ये आगे कंबशन के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। कई बार वॉल्यूम कंट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज वॉल्यूम कंट्रैक्शन। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन अगर कभी जिंदगी में पूछे तो आपको क्या याद रखना है, इट इज मोल्स ऑफ गैसेस, ऐसे लिख देता हूं, दैट इज, याद गया, मोल्स वॉल्यूम है ना, तो ऐसा करो इसको, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गैसेस माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गैसेस, माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गैसेस। तो कई बार इस तरह से सवाल पूछ लेगा कि आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट की सारी गैसेस निकाल लो, उसमें से प्रोडक्ट की सारी गैसेस को माइनस कर लोगे वॉल्यूम को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन निकल के आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जैसे अभी ये क्वेश्चन था, कहां गया वो, ये रिक्वेशन। अब एक रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम लोग बोलते हैं उसके अंदर कि ये तो केस आसान है, कि एक ही दे रखी है, उसको हम लोग रिलेट कर करके हम लोग सबके निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं इस रिएक्टेंट को देखूं, इसी के अंदर अगर मुझे अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे लिख सकता हूं मैं बोल सकता हूं 2 मोल्स ए रिएक्ट विद 3 मोल्स बी, आप ये चीज बोल सकते हो। एंड ये क्या करता है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है, और एरो के उस तरफ वाले क्या करेंगे, फॉर्म होंगे। तो 4 मोल्स आपके डी फॉर्म होगा, डी फॉर्म्ड, और इसी तरह से आपका 1 मोल ई फॉर्म्ड हो रहा है। आप ये चीज लिख सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। ये इक्वेशन इस डेटा से लिखी जा सकती है, मोल्स आप लिख सकते हो। अब मोल्स के बाद तो आप लोग मासेस, वॉल्यूम वगैरह सब रिलेट कर लोगे। पॉइंट ये है कि अगर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आसान है, लेकिन अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन दे दे तो उसमें दिक्कत आ जाती है। अगर कभी ऐसा हो जाए एक से ज्यादा की इंफॉर्मेशन दे दे, तो जैसे मान लो आपको एग्जांपल के लिए 2 ब्रेड लेते हैं, 2 ब्रेड और एक चीज से हमको मिलता है एक सैंडविच। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास है बहुत सारी, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास दे रखा 28 स्लाइस ब्रेड और 11 स्लाइस चीज, तो इससे कितना बनेगा, 28 मतलब 14 सैंडविच यहां से बन सकते हैं, ठीक है, और 11 मतलब 11 सैंडविचेस यहां से बन सकते हैं। तो किसमें कम बन रहे हैं, इसमें कम बन रहे हैं, तो जिसमें कम बनेंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट वो बला है जहां पे आप लोग जिसके हिसाब से सब कुछ होगा, वो बंदा जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और हर एक चीज हम लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही कैलकुलेट करवाते हैं। तो अब हिसाब ये है इसके अंदर, जैसे अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहां पे, तो व्हेन डेटा ऑफ केमिस्ट्री में कैसे करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेता हूं सीधा, कि आपको 2 रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे मान लो 2a + 3b, यही क्वेश्चन लेता हूं, ये 4d + e दे रहा था। अब मेरे को इसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मेरे को इसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर 2 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, 2 से ज्यादा की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो हमें समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का होगा तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले तो क्या होता है, वो बंदा जो कि रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको लिमिटिंग बोलते हैं। जो रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा कंज्यूम्ड फुली,
तो अगर ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, एक कंज्यूम होगा और एक क्या रह जाएगा, बच जाएगा, रिमेंड, ठीक है, रिमेंड आफ्टर रिएक्शन। तो जो रिएक्शन के बाद बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जो रिएक्शन में खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो वही चीज लिखी है, जो खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग बोलेंगे, जो बच जाएगा उसको एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, इसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, वो हमें कैसे पता लगेगा। जैसे एग्जांपल ले लिया, आपको सबसे पहले लिखना होता है मोल्स, जो भी मोल्स दे रखे हैं, जिंक के दे रखे हैं 2, इसके दे रखे हैं 3, इसके दे रखे हैं भैया 3, 2, 3 एंड 3, ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर निकालना होता है मोल बटा स्टोइकियोमेट्री। मोल की, इसके स्टोइकियोमेट्री कितनी, 1, इसकी 1, इसकी 2, ऑब्वियसली बैलेंस रिएक्शन में। तो मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, क्या आ रहा है 2, मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, क्या आ रहा है 3, मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, क्या आ रहा है 1.5। अब ढूंढो सबसे छोटू नंबर, सबसे छोटा नंबर 2, 3 और 1.5, ये सबसे छोटा है। जिसका सबसे छोटा होगा नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसका भी होगा वो आपका LR होगा। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, दिस विल बी द LR। तो LR इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है, आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दिया। अब आता है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें जितना डेटा आना चाहिए था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है A + B से हमने मिलकर है C, तो हमने इक्वेशन वगैरह सब कुछ करा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री लगाने से, देखो तो यहां पे हमने क्या करा, हम लोग कैलकुलेशन किससे कर सकते हैं, 2A + 3B से C मिलता है। तो अगर आप स्टोइकियोमेट्री लगाते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर मैंने स्टोइकियोमेट्री लगाई तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को आप इसका आंसर आ रहा है 50 ग्राम्स। ठीक है, जो स्टोइकियोमेट्री से आंसर आता है उसको बोला जाता है थियोरेटिकल यील्ड। थियोरेटिकल यील्ड ये आता है स्टोइकियोमेट्री से। ठीक है, या फिर जो आना चाहिए, जो कि आना चाहिए था, थियोरेटिकल यील्ड बोल दो, या जो आना चाहिए आंसर। ठीक है, इतना आना चाहिए। अब एक आता है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, एक इसमें आता है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या, जैसे क्वेश्चन में दे दिया, एक्चुअल यील्ड होता है बेसिकली कि मान लो 25 ग्राम ही आंसर आया। ठीक है, मतलब इक्वेशन 2A और 3B को रिएक्ट करवाया अपने अपने हिसाब से, तो मेरे पास 50 आना चाहिए था लेकिन मेरा आंसर 25 आया। तो अगर इस केस में मुझे परसेंटेज यील्ड निकालनी है, आप इसको एक्चुअल प्रोडक्ट बोल लो। ठीक है, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कर दो, चलो ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, इट इज जस्ट एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय आपका थ्योरेटिकल यील्ड इनटू आप कर दोगे 100%। इनटू क्या करेंगे, 100% करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज प्योरिटी। अब परसेंटेज प्योरिटी में क्या रहता है कि आपको एक सैंपल दिया जाएगा, जैसे मान लो मैं बोल देता हूं कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का लेट्स से 50 ग्राम का सैंपल है। ठीक है, अब ये जो सैंपल जब भी हुआ जाता है तो इसमें क्या होता है, ये चीज होती है इम्प्योर, ये हमेशा इम्प्योर होगी। इसके अंदर में आपके पास कुछ इंप्योरिटी होगी, कुछ आपकी प्योरिटी होगी। तो मान लेते हैं जैसे कि इसके अंदर 30 ग्राम क्या है, इंप्योरिटी है, और इसके अंदर जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वो मान लो 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम प्योर सैंपल जो है, तो अगर मान लो ऐसे मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकलती है, आप सिर्फ दिमाग में रखेंगे, इट इज प्योर सब्सटेंस या प्योर सैंपल, प्योर सब्सटेंस लिख लो, जो भी प्योर सब्सटेंस आ रही है, तो प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल, जो भी इम्प्योर है आपके पास, इम्प्योर सैंपल जो आ रहा है इनटू 100%। ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो ये 20/50 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया आपका 40%। आप बोलोगे इसकी क्या है, प्योरिटी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ सिर्फ एक बात बोलता है, मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होता है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे और उनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी कांस्टेंट रहेंगे। आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या उनके कांस्टेंट रहेंगे, बिकॉज हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो मोल्स कांस्टेंट है। तो अगर तीन चीजें कांस्टेंट है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, तो उनके मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ये आपका एवोगाड्रो लॉ होता है। इसके साथ हमारा मेजर पार्ट कवर होता है मोल का।
कैलकुलेशंस वाला। अब आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब पहले तो एक सोल्यूशन क्या होता है, जैसे पानी के अंदर आपने कुछ मिलाया तो एक सोल्यूशन बन जाता है, जैसे हम लोगों ने होमोजेनियस सॉल्यूशंस की बात करी है। तो अगर हमारे पास एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जो भी कम अमाउंट में होते हैं मोल जिसके, उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज्यादा मोल्स में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और मिलके क्या बनाता है, ये एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। काम की चीज ये है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारी जिंदगी में दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर हमारे पास दिस इज टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर हमारे पास मान लो तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाटनरी सॉल्यूशन। ये इनके नाम आ जाते हैं। आइडिया ये है कि जो हमारा सॉल्यूट पार्ट होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो सॉल्यूट रहता है वो आपकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय सॉल्यूट, डिसाइडेड बाय सॉल्यूट। तो इसलिए सॉल्यूट कितना है हमारे पास वो मैटर करता है हमारे को मीडियम में, कि एक सॉल्वेंट में मतलब पानी के अंदर आपने कितना नमक डाला, कितनी मिर्ची डाली, कितना मीठा डाला, तो वो मैटर करेगा। उसके हिसाब से टेस्ट आता है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज आती हैं। तो जिस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो, क्योंकि सॉल्यूट के ऊपर आ रही है, तो हमको सॉल्यूट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूट की अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो हमको यही कैलकुलेट करना है। दैट इज, कहां गया वो, ये रहा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेम सॉल्यूट कैन बी, अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो समझ आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि एक अमाउंट सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला है उसे कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। इसको बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अभी वही फॉर्मूला पढ़ेंगे, मोलैरिटी मोलैलिटी वगैरह, इन सबसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है आपकी जिंदगी का मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। एक लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी की, तो इसका फॉर्मूला क्या बैठेगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक चीज और, जो सॉल्यूट होता है ना, सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं या 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं मोलैरिटी की, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें रहनी चाहिए, लीटर्स में रहनी चाहिए। इसका जो यूनिट रहता है वो मोल्स पर लीटर रहता है, या फिर आप इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपकी होती है मोलैरिटी, कि एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स आपके पास सॉल्यूट के बैठे हुए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आ जाती है। जहां पे भी वॉल्यूम टर्म आ जाएगी ना, तो आप याद रखेंगे वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ने से आपकी वॉल्यूम बढ़ती है, एक्सपैंड करता है, तो वॉल्यूम बढ़ती है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो जिस भी टर्म में आपकी वॉल्यूम आती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। अगर आप यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोलैरिटी के साथ क्या होगा, आप बोलोगे मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 2-3 सवाल इसके ऊपर आ जाते हैं, तो वो कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आगे आता है प्रॉपर्टीज, जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लो यहां पे मास m है, इसका मास पानी का m है, इसकी वॉल्यूम v है, इसका मास 2m है, इसकी वॉल्यूम 2v है। अगर आप ध्यान से देखोगे इतना ही पानी ऐड किया, मतलब यहां से यहां पे मैंने क्या करा, अमाउंट चेंज करी, अमाउंट चेंज। तो जो अमाउंट चेंज करने से प्रॉपर्टी बदलती है, जैसे मास बन गया, वॉल्यूम बदल गई, तो मास और वॉल्यूम को क्या बोलोगे आप, यहां पे लिख देता हूं, मास एंड वॉल्यूम, इनको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट बदलने से बदल जाए उनको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लो डेंसिटी है, यहां पे डेंसिटी कितनी आ रही है, मास अपॉन वॉल्यूम, यहां भी डेंसिटी कितनी आ रही है, 2m/2v, ये अभी भी कितनी है, m/v। तो वो प्रॉपर्टीज जो ना बदले अमाउंट बदलने से, उनको बोला जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो अमाउंट बदलने से ना बदले। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द रेशो, ध्यान से देखना, मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, इसका जो रेशो होगा वो हमेशा इंटेंसिव रहेगा। ये काम की चीज है। अब हमें कैलकुलेशंस में क्या मैटर करता है कि कभी भी आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि 1 लीटर यहां पे 1 ग्राम पर ml 1 ग्राम पर ml मिलकर डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, आप नहीं बोल सकते। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कभी भी आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वही चीज लिखी हुई है, दैट इज
टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, कंसंट्रेशन कैन नॉट बी एडेड, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो ये हमारे लिए मैटर करता है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन कुछ नहीं है, मान लो एक सोल्यूशन पड़ा था हमारे पास, ये सोल्यूशन है, ये पानी है, पानी के अंदर कुछ नमक आपने डाल रखा है, ये नमक कुछ डाला आपने, इसके अंदर आपने क्या करा, और पानी डाल दिया, तो ये आपने बहुत सारा पानी और डाल दिया। तो जब आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करते हो तो उसको बोला जाता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो नमक पहले था, नमक अभी भी उतना होगा, बस क्या होगा, पानी बदल जाएगा, नमक उतना ही रहेगा, नमक उतना ही है, नमक उतना ही है, सॉल्यूट उतना ही है, लेकिन सॉल्वेंट जो है उसका अमाउंट बदल जाता है, और इस वजह से जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी, जैसे मोलैरिटी वगैरह है, वो सब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डाइल्यूशन में मोलैरिटी घटती है, बस ये दिमाग में रखना है। इसका एक फॉर्मूला रहता है, यहां पे मैं डायरेक्ट करा देता हूं, दैट इज ये लिख देता हूं। तो डाइल्यूशन के लिए आप लोग देखोगे सीधा सीधा फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, ये आपका फॉर्मूला रहता है फॉर डाइल्यूशन। M1 इज इनिशियल मोलैरिटी, V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, M2 इज फाइनल मोलैरिटी, V2 इज फाइनल वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला इसमें रहेगा। आगे बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको जिंदगी में मोलैलिटी, अब ये छोटू m से रिप्रेजेंट होती है, तो मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी ये निकालोगे तो क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास को मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तीसरी बात आती है इसका यूनिट, तो आप लिख सकते हो मोल्स पर केजी, या फिर आप इसको मोलल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इसको छोटू m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक केजी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट होता है, वो उसकी मोलैलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कहीं यहां नीचे मास है, ऊपर मोल्स है, तो इसका टेम्परेचर के साथ नो इफेक्ट होगा, तो दैट इज नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। बस तुम्हें टेम्परेचर का एक ही रिलेशन याद रखना है कि आपकी जिंदगी में अगर कहीं वॉल्यूम आ रही है तो वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, अदरवाइज इफेक्ट आप बोलोगे नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। बेसिकली मोल्स का रेशियो, जैसे मान लो एक के मोल्स Na है, एक के मोल्स Nb है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, तो वो हो गया मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। ऐसे अगर मान लो Xb निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप सबके मोल फ्रैक्शंस, जैसे अगर मान लो मेरे पास दो ही है, XA है XB है, तो अगर आप इसकी वैल्यू ऐड करोगे ये हमेशा 1 आएगी। मान लो मेरे पास 3 मोल फ्रैक्शन है, XA XB XC, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी, ये भी 1 आएगी, बिकॉज सम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये दो बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। क्या टेम्परेचर से इसको इफेक्ट होगा, आप सीधा सीधा बोलो नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर से इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मास बाय मास परसेंटेज। तो 100 ग्राम सॉल्यूट में कितना सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, वो उसकी मास बाय मास परसेंटेज होती है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, तो इसको हम लोग m बाय m परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको लेना है किसके अंदर, ग्राम्स में, डिवाइड करेंगे इसको मास ऑफ सॉल्यूशन से, ये आपको किस में लेना है, ये भी आपको ग्राम्स में लेना है, और इनटू क्या करोगे आप, 100% करोगे। इसका सिंबल परसेंटेज में आएगा, क्योंकि मास मास टर्म है, तो नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अब मैं ये बार बार नहीं कर रहा, दिमाग में रखना है, वॉल्यूम दिखेगी तो इफेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम। तो 100 ml सोल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का है ग्राम्स में, वो उसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर आपको निकालनी है, तो इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास आपको हमेशा ग्राम्स में लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको जो वॉल्यूम लेनी है, ये आपको मिलीलीटर्स में लेनी है, इनटू क्या करोगे आप, 100% करोगे, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, ये आपकी होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये आपको लेनी है किसके अंदर, ml में, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें लेनी है आपको, ml में, इनटू क्या करोगे आप, 100% करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसके अलावा आता है एक टर्म ppm। ppm होता है कि बहुत ही डाइल्यूट, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट
सॉल्यूशंस। तो अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारा सॉल्वेंट है, इत्तू सा आपका सॉल्यूट है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम आपका सॉल्यूट है, या फिर आप इसको सॉल्यूशन की जगह पे आप सॉल्वेंट भी लिख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बड़ी कॉमन अजम्पशन ली जाती है कि बहुत कम ही सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एक ही मान लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट, ये किस में लेना आपको, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय, चाहे आप मास ऑफ सॉल्वेंट लिखो चाहे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखो, बात बराबर है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये आपको लिखना है ग्राम्स में, इंटू 10 की पावर 6, ये आपका हो गया पीपीएम। इसका यूनिट आपका पीपीएम रहता है, क्योंकि मास टर्म है तो टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 9 लिख लोगे तो उसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन। उसी तरह से 10 की पावर 12 लिख लोगे उसको पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये आपकी पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी टाइप की टर्म होती है। इसके अलावा एक फॉर्मेलिटी टर्म आता है, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, जैसे NaCl है, ठीक है। अब NaCl के अंदर NaCl जो होता है बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, तो जो आयोनिक कंपाउंड्स की मोलैरिटी होती है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स की जो मोलैरिटी होती है उसी को फॉर्मेलिटी कहा जाता है। अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जैसे नॉर्मल मोलैरिटी, आयनिक कंपाउंड्स की मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी कहते हैं, बस ये दिमाग में रखना, फॉर्मेलिटी कहते हैं, बस ये दिमाग में रखना है, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके अलावा एक लास्ट टर्म, दैट इज आपका कंसेंट्रेशन टर्म का बचा है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको बोला जाता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको निकालना है तो इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट किसमें लेना है, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेनी है आपको, लीटर्स में। ये हो जाती है आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके साथ कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी खत्म होती हैं। इसके ऊपर एक तरह का सवाल आता है, दैट इज इंटर, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे बैलेंसिंग वाले, एक आता है इंटर कन्वर्जन का सवाल। तो कभी इंटर कन्वर्जन का सवाल आएगा तो आपको 2 डब्बे बनाने हैं, एक होना है जो भी दे रखा है, जैसे 10% मास बाय मास NaH दे रखा है, तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे राइट देसी डेफिनेशन, राइट देसी डेफिनेशन, ठीक है, और इधर क्या करेंगे आप लोग, दूसरी तरफ लिखेंगे राइट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, राइट फॉर्मूला ऑफ गिवन, जो भी निकालना है आपको, जैसे यहां पे मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कैसे लिखूंगा, पहले मैं मोलैलिटी लिख लेता हूं। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड किससे कर देंगे इसको, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देसी डेफिनेशन लिखनी है 10% मास बाय मास ऑफ NaH, इसका मतलब होगा 10 ग्राम NaOH बैठा हुआ है मेरे पास किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सुनो, यहां से तो मोल्स निकाल लोगे, तो अगर मुझे मोल्स ऑफ NaOH निकालना है तो कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो कितना आ जाएगा 1/4 मोल्स। तो ये आपने यहां पे रख दिया, तो दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। 10 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम सोल्यूशन, तो ऑब्वियस सी बात है 10 में से अगर 100 में से 10 निकाल दो तो पीछे 90 बचता है, 90 के आपका सॉल्वेंट होगा, तो 90 ग्राम सॉल्वेंट आपके पास है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको मास चाहिए सॉल्वेंट का किसके अंदर, वो चाहिए चच्चा आपको केजी में। तो गिवन मास है 90 ग्राम, केजी में निकालने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 9/100 केजी। तो दिस इज कमिंग आउट एज 9/100 केजी, तो 9/100 आ गया ना, हाँ, तो ये जो निकल के आएगी दैट विल बी द मोलैलिटी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन टर्म्स, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम दिस साइड। आई होप दिस समरी लेक्चर वुड हैव बेनिफिटेड यू, ठीक है। देखो यार, आपने देख लिया ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरे का पूरा हमने समरी कवर कर दिया। इसका मतलब यही है कि आप जो चैप्टर को इतने सारे लेक्चर लगे उसको अगर हम लोग 1 घंटे में कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे बस उसको रिवाइज कर रहे हैं पूरे को। आप सिर्फ समरी लेक्चर देख के पूरे का पूरा चैप्टर आपको नहीं आएगा, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, समरी लेक्चर देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो उस तरह से ही इसको आपको यूटिलाइज करना है। मेक श्योर आप इसको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद देख रहे हो, ठीक है। तो रिवाइज करोगे सही से तो बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।